एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग माय लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है माई लास्ट डचेस इज प्रोबेबली रॉबर्ट ब्राउनिंग्स मोस्ट फेमस पोएम। माई लास्ट डचेस वो संभवतः रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफी फेमस, बहुत ज्यादा जिसको प्रसिद्धि मिली रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिस पोएम को, उनमें से है। विच डील्स विथ विक्टोरियन सोशल इश्यू अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, जो कि संबंधित है विक्टोरियन समाज के मुद्दे से, जो कि क्या है, वुमेन की कंडीशन के बारे में है। मतलब विक्टोरियन सोसाइटी के वुमेन की कंडीशन को इस पोएम में दिखाया गया है। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842, यह पहली बार पब्लिश करवाया गया, अपीयर्ड हुआ 1842 में इन ड्रामेटिक लिरिक में बाय द टाइटल इटली, इटली नाम के शीर्षक से। 7 years लेटर, 7 साल बाद, द टाइटल वॉज चेंज टू माई लास्ट डचेस, टाइटल को चेंज करके माई लास्ट डचेस कर दिया गया इन 1849 में। द मेजर रीजन फॉर द फेम ऑफ माई लास्ट डचेस, और माई लास्ट डचेस का जो फेम का मेजर रीजन है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोएम रहा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये पोएम, इज दैट इट इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ना, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफ़ी फेमस थे। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का पहला पोएम था जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता था, जिसमें यूज़ किए हुए थे रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। अदर पोएट की बात करें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए और कौन से पोएट फेमस थे, तो पहले तो ये हो गया, सबसे फेमस पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, और सबसे फेमस पोएम भी है ये माई लास्ट डचेस। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। टी.एस. इलियट भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। तो दो और ऑथर आपको हम बता दिए ड्रामेटिक मोनोलॉग के। अब आगे है इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में ही, द पोएम इज अबाउट एन इटालियन ड्यूक। पोएम जो है एक इटालियन ड्यूक के बारे में है, द ड्यूक ऑफ फेरर, ऑल्सो नोन एज अल्फोंसो II, जो कि अल्फोंसो II के नाम से भी जाने जाते थे। हु इज सपोजली किल्ड हिज फर्स्ट वाइफ। हु इज सपोजली मतलब माना जाता है, सपोजली यानी ऐसा माना जाता है कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को मार दिए थे। एंड इज नाउ प्लानिंग अनदर वेडिंग, और वो अब प्लान कर रहे थे दूसरी वेडिंग का, दूसरी शादी का, टू अनदर वुमेन, दूसरी औरत के साथ। ही डिस्प्लेज ए पेंटिंग ऑफ हिज डेड वाइफ इन हिज हाउस। तो वो क्या किए थे, डिस्प्लेज इट मीन्स लगाए हुए थे एक पेंटिंग अपनी मरी हुई वाइफ का अपने हाउस में, अपने घर में। एंड रिवील्स इट टू ए विजिटर, और इसको रिवील करते हैं, इसको दिखाते हैं एक विजिटर को। द पोएम एक्सप्लोर्स द ड्यूक ऑब्सेसिव लव। ये जो पोएम है ना, एक्सप्लोर यानी व्याख्या करता है, एक बताता है हम लोग को ड्यूक के ऑब्सेसिव लव के बारे में। ड्यूक जो जुनूनी प्यार करते थे ना, उसके बारे में। यहाँ ना ड्यूक का मतलब होता है राजा, और डचेस मतलब रानी को बोला जाता है। ड्यूक की जो मतलब वाइफ हुई, डचेस हुई। ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग देख लेते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए प्रोलिफिक विक्टोरियन प्ले राइट एंड पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ना, विक्टोरियन एरा के काफी प्रोलिफिक, इट मीन्स प्रमुख प्ले राइट थे और पोएट थे। ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर के रूप में जाने जाते थे। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएट्री। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक टाइप की पोएट्री है, इन विच, जिसमें कि एन इमेजिन्ड स्पीकर, एक काल्पनिक स्पीकर होता है, एड्रेसेस ए साइलेंट लिसनर। एड्रेसेस इट मीन्स हो जाता है संबोधित करता है एक साइलेंट लिसनर को। लिसनर इट मीन्स जो सुनने वाला है वो बिल्कुल साइलेंट है, चुपचाप से सुनेगा। यूजुअली नोट द रीडर, मतलब रीडर को संबोधित नहीं किया जाता है, इसमें लिसनर को संबोधित किया जाता है। और रीडर्स और ऑडियंस जो हुए, हम लोग हुए, यहाँ पे रीडर्स और ऑडियंस को ड्रामेटिक मोनोलॉग में संबोधित नहीं किया जाता है। ब्राउनिंग्स मोनोलॉग, जो ब्राउनिंग्स की मोनोलॉग्स थी, प्रेजेंट्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव। वो प्यार का एक अलग एस्पेक्ट दिखाती है, एक अलग पहलू दिखाती है, और इट्स इंटेंसिटी मतलब, और इसकी मतलब हम बोल सकते हैं पावर को दिखाती है, फोर्स को दिखाती है, ताकत को दिखाती है, गहराई को दिखाती है प्यार की। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग था रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ब्राउनिंग फर्स्ट मेजर वर्क पॉलिन इज पब्लिश इन 1833। ब्राउनिंग का जो पहला मेजर वर्क है पॉलिन, इसको 1833 में पब्लिश करवाया गया। व्हेन ही रीड सम पोएट्री बाय एलिजाबेथ बैरेट, जब वो कुछ पोएट्री पढ़े एलिजाबेथ बैरेट की, ही फॉल्स इन लव विथ हर। तो इनको क्या हुआ ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग को एलिजाबेथ बैरेट से प्यार हो गया, विदाउट सीइंग हर, बिना उनको देखे, बस पोएट्री पढ़ के ही एलिजाबेथ बैरेट से प्यार करने लगे थे। और आगे जाके शादी भी इन्हीं से करते हैं, एलिजाबेथ बैरेट से ही करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। हिज वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क्स में शामिल है मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक पर्सोनी एंड प्रोस्पाइस। अब आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि किस रीजन की वजह से इस पोएम को लिखे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग।
द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पोएम को जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम लिखा गया। व्हेन सोसाइटी वॉज स्टार्टिंग टू सी सोशल मोबालिटी, जब सोसाइटी में ना सोशल मोबालिटी आ रही थी, मतलब सामाजिक स्तर पर परिवर्तन आ रही थी, सामाजिक स्तर पे गतिशीलता आ रही थी। इन टर्म ऑफ क्लास एज वेल एज जेंडर, किस टर्म पे, किस आधार पे, क्लास के आधार पर, मतलब अमीर गरीब के आधार पर, और साथ ही साथ जेंडर के आधार पर, मतलब मेल और फीमेल के आधार पर। वुमेन वे आर स्टार्टिंग टू डिमांड इक्वालिटी, मतलब वुमेन जो है इक्वालिटी डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी। बिफोर, पहले वुमेन हैव नो लीगल राइट, वुमेन के पास कोई लीगल राइट्स नहीं था। दे बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स, वो अपने हस्बैंड की सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी। द ओनली वे फॉर ए वुमेन टू गेन स्टेटस, और एक ही तरीका था वुमेन को एक स्टेटस, एक नाम पाने का, इस थ्रू हर हस्बैंड के, अपने हस्बैंड के थ्रू ही इनको नाम मिल सकता था। When Browning wrote this poem, और रॉबर्ट ब्राउनिंग जब इस पोएम को लिखे, he had these things in mind, उनके माइंड में ये सब चीज़ें थी। So through this poem, इसलिए इस पोएम के जरिए he tried to explore the injustice of a male dominant society, तो इस पोएम के जरिए वो क्या किए हुए हैं, अनजस्टिस, अन्याय को दिखाए हुए हैं जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा था। अब आगे है माई लास्ट डिसीज एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में हम आगे डिस्क्राइब किए हैं इस पोएम को, ठीक है। ये ना मतलब काफ़ी फेमस पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मतलब माई लास्ट डिसीज को एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सप्लेन करना है, तभी आपको ये वाला सेक्शन ऐड करना है, वरना ये वाला सेक्शन आप रिमूव कर दोगे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम थोड़ा लंबा लिख रखें, ये यहाँ से स्टार्ट होके पूरे एक पेज है ड्रामेटिक मोनोलॉग, और फिर यहाँ पे खत्म है। तो एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको क्या लिखना है, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ही, इंट्रोडक्शन के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखोगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिखोगे, और फिर माई लास्ट डिसीज एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग डाल के 4-5 पॉइंट है वो डिस्कस कर लोगे। उसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन वाला सेक्शन लिखोगे, आखिरी से सीधे कंक्लूजन आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। बाकी बीच में पोएम एनालिसिस, सेटिंग, ये सब नहीं लिखना है। बट अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं पूछा तब आपको ये वाला सेक्शन पूरी तरह से रिमूव कर देना है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद डायरेक्ट आप मतलब थोड़ा बहुत थीम्स, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए पोएम का एनालिसिस लिख सकते हो। और नोट्स को अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो। हम बड़ा इसलिए डिस्क्राइब करते हैं ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो वो आप लोग से ना छूटे, इस वजह से हम पोएम को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। आप पोएम को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। माई लास्ट डिसीज एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग देख लेते हैं। द पोएम माई लास्ट डिसीज इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, की पोएम जो माई लास्ट डिसीज है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट मेंटेन्स ट्रेडिशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यह मतलब मेंटेन किए हुए, बनाए हुए हैं जो ट्रेडिशन है, परंपरा है ड्रामेटिक मोनोलॉग को, उसको दैट इज जो कि है द प्रेजेंस ऑफ स्पीकर एंड द लिसनर। कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है ना कि स्पीकर और लिसनर ना प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है, तो वो चीज़ इस पोएम में भी हम लोग को देखने को मिलती है। द स्पीकर इन द पोएम इज कंसिडर्ड टू बी द ड्यूक ऑफ फेरर, इस पोएम में जो स्पीकर है वो ड्यूक ऑफ फेरर है। एंड द लिसनर इज द गेस्ट, और लिसनर जो है वो एक गेस्ट है हु कम्स टू विजिट द ड्यूक, जो ड्यूक से मिलने आया है। अब आगे है द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एब्रप्ट बिगनिंग, और मतलब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो है एब्रप्ट बिगनिंग। एब्रप्ट बिगनिंग यानी पोएम क्या होता है ना, एकाएक स्टार्टिंग, अचानक से स्टार्ट हो जाना। द पोएम स्टार्ट समवेयर इन द मिडल ऑफ द पोएम, पोएम जो भी है प्रेजेंट पोएम जो हम लोग की है माई लास्ट डिसीज, वो भी एकाएक ही स्टार्ट होती है। किस लाइन से स्टार्ट होती है उसको मेंशन कर रखें, दैट्स माई लास्ट डिसीज पेंटेड ऑन द वॉल। तो यहाँ से क्या होता है कि एकाएक स्टार्टिंग देखने को मिलती है कि वो बता रहे हैं कि ये लास्ट डिसीज है जो कि वॉल पे बनी हुई है। तो ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक फीचर है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दिस पोएम इज द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ड्यूक एंड द डचेस। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस पोएम में वो क्या है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस मिलता है हम लोग को। मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ड्यूक और डचेस का ना मेंटल विश्लेषण, मतलब उनका मनोविज्ञान, उनके अंदर क्या चल रहा है उसका विश्लेषण देखने को मिलता है ड्यूक और डचेस दोनों का। रॉबर्ट ब्राउनिंग से सक्सेसफुली एनालिसिस, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है यहाँ पे बड़ी सफलतापूर्वक एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं ड्यूक की साइकोलॉजी का। एंड सोज अस, और हम लोग को दिखाते हैं कि द ड्यूक इज एन ईगोसेंट्रिक, इट मीन्स हो जाता है एक अहंकारी, मतलब जिसके अंदर ईगो भरा पड़ा हो। पॉजिटिव हस्बैंड, एक जुनूनी हस्बैंड के रूप में। एक क्रूएल एंड वेंजफुल पर्सन, एक क्रूर और एक बदला लेने वाला जो इंसान होता है ना, जो मतलब अपना बदला लेना कन्फर्म चाहता है, तो उस पर्सन के रूप में देखने को मिलता है राजा। ए प्राउड एरिस्टोक्रेट, एक घमंडी पैसा वाले इंसान के रूप में राजा को पोर्ट्रे किया गया है। एक ग्रीडी ब्राइडग्रूम के रूप में दिखाया गया कि एक लालची
दूल्हा के रूप में, एंड एन एलिनेटेड पर्सन, एक अलग थलग से इंसान के रूप में दिखाया जाता है कि जो मतलब नॉर्मली इंसान से दूरी रखता है। ही लव्स आर्ट वर्क मोर देन ह्यूमंस, मतलब ड्यूक को ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि ड्यूक जो है, राजा जो है, वो आर्ट वर्क को ज़्यादा पसंद करता है, इंसानों से ज़्यादा आर्ट वर्क को पसंद करता है। हाउएवर, हालांकि द पोएम थ्रोज लाइट इनटू सोशल रियलिज्म, पोएम जो है प्रकाश डालती है सामाजिक वास्तविकता पे भी, एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में। द विक्टोरियन एरा वॉज ए क्लास कॉन्शियस सोसाइटी, विक्टोरियन एरा जो था वो क्लास कॉन्शियस सोसाइटी था, मतलब इस समय अमीर गरीब का डिफरेंस, मेल फीमेल का डिफरेंस ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। एंड स्पेशली वुमेन वेयर, और स्पेशली जो मुख्यतः जो वुमेन थी, वेयर बाउंडेड टू सर्टन कन्वेंशनल नॉर्म्स, वो बाउंडेड मीन्स बंधी थी बहुत सारे परंपरागत नॉर्म्स में, बहुत सारे परंपरागत आदर्शों में, ठीक है, मतलब बहुत सारा नियम बनाया हुआ था ट्रेडिशनली कि ये सब वुमेन को फॉलो करना ही है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ब्राउनिंग स्केचेस द कैरेक्टर ऑफ द डचेस, ब्राउनिंग जो है डचेस का कैरेक्टर भी हम लोग को दिखाते हैं थ्रू ए ड्रामेटिक मोनोलॉग के जरिए। द ड्यूक टेल्स हिज गेस्ट, ड्यूक जो है अपने गेस्ट को बताते हैं दैट डचेस लाइक एवरीथिंग, जो डचेस है रानी है वो सब कुछ पसंद करती है, एंड एवरी वन सी, और सबको पसंद करती है जिसको भी वो देखती है। ही इवन ऑर्ग्यू दैट, वो आगे तर्क देते हैं क्या कि सी गिव्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्माइल टू अनदर मैन हु पासेज हर, कि वह इक्वल अमाउंट, इट मीन्स बराबरी का स्माइल देती है जो कि उसके पास से गुजरता है। एंड ही ट्राइज टू स्केच हर एज एन इमोरल वुमेन, और वो कोशिश करते हैं राजा यहाँ पे कि उसको एक इमोरल वुमेन, एक चरित्रहीन वुमेन के रूप में दिखा सके। मतलब राजा कहना है ना कि वो सबको इक्वल वैल्यू देती है, हमको भी और दूसरा कोई जो इंसान होता है ना, उन दोनों को इक्वल वैल्यू देती है, हर मतलब मेल को। तो यहाँ पे एक चरित्रहीन औरत के रूप में दिखाने की कोशिश की है राजा डचेस को। अब आगे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ दिस पोएम। माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, यह एक मतलब माई लास्ट डचेस जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, रिटन इन 5 सेक्शन, जिसको कि 5 सेक्शन में लिखा गया है। द पोएम इज रिटन मोस्टली इन आयम्बिक पेंटामीटर, पोएम जो है मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। दिस मीन्स, जिसका कि अर्थ है दैट द लाइन कॉन्टेंस 5 सेट्स ऑफ 2 बीट्स, की 2 बीट्स का 5 सेट देखने को मिलता है हर लाइन में। द फर्स्ट ऑफ विच इज अनस्ट्रेस्ड, जिसमें कि पहला जो बीट्स होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, एंड द सेकेंड ऑफ विच इज स्ट्रेस्ड, और सेकेंड जो बीट्स है वो स्ट्रेस्ड है। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉ एंड अदर स्ट्रेसेस, मतलब पोएम सिर्फ आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा गया। ट्रॉ में क्या होता है ना कि एक स्ट्रेस्ड, पहले स्ट्रेस सैलेबल लिया जाता है और फिर सेकेंड में अनस्ट्रेस सैलेबल लिया जाता है, तो वो भी वैसी भी कुछ लाइनें देखने को मिलती है, और अदर स्ट्रेसेस और भी दूसरे स्ट्रेसेस इस पोएम में देखने को मिलता है, बट मेनली ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो किया गया है, तो इसलिए आयम्बिक पेंटामीटर लिखे हैं। अब आगे थीम्स ऑफ द माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस के थीम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या किस विषय पे बात की गई है इस पोएम में। द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप में और सोसाइटी में क्या रोल, क्या भूमिका होती है वुमेन को, वो दिखाया गया है। ऑनरशिप, पावर, क्रुएलिटी, ग्रीड एंड जेलिसी, तो ये सब राजा से रिलेटेड है, ड्यूक से, तो वो सब भी ये सब भी इसका थीम है इस पोएम का। कंट्रोल ओवर ए पार्टनर, एक पार्टनर के ऊपर कंट्रोल को दिखाया गया। एंड डोमिनेंस इन ए रिलेशनशिप, और किसी रिलेशनशिप में ना हावी होना, कैसे एक इंसान हावी हो जाता है, एक इंसान का डोमिनेंस हो जाता है, वो दिखाया गया है। आर्ट एंड इन्फ्लुएंस भी जो है इस पोएम का थीम है, मतलब आर्ट के बारे में बात किया गया। अब आगे सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम की सेटिंग की बात करते हैं। अगर आपको नोट्स बड़ा लगे ना तो आप इन सबको मतलब सेक्शन में लिखने के बदले 1-2 लाइन लिख के हटा सकते हो, अगर आपको नोट्स छोटा करना है तो। मतलब सेटिंग हो गया, ये सब नॉर्मल चीज़ है ना, सेटिंग, स्ट्रक्चर, ये सबको 2-3 लाइन में लिख के हटा दो के पॉइंट, जरूरी नहीं कि स्पेशली एक पॉइंट मेंशन करो अगर कम मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रहा है तो। द पोएम इज सेट इन इटालियन टाउन ऑफ फेरर ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, पोएम की जो सेटिंग रखी गई है फेरर, टाउन ऑफ फेरर में रखी गई है, किस टाइम, रेनेसेंस पीरियड की टाइम की। द ड्यूक हु इज ऑल्सो द स्पीकर, ड्यूक जो कि इस पोएम का स्पीकर है, वक्ता, इज सपोजली अल्फोंसो द सेकेंड, वो अल्फोंसो द सेकेंड माना जाता है, सपोजली मतलब माना जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। अल्फोंसो इज द 5th ड्यूक ऑफ फेरर, फेरर का 5वां ड्यूक था अल्फोंसो, एंड ही लिव ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और उसका जो शासन काल रहा है वो 16th सेंचुरी के टाइम का रहा है। द डचेस इज कंसिडर्ड टू बी लुक्रीजिया डी मेसिडी द वाइफ ऑफ अल्फोंसो, और जो डचेस है ऐसा माना जा रहा है, कंफर्मेशन अभी भी 100% नहीं बोला गया है कि वो जो डचेस है, जो रानी है,
जिसका दिखाया गया कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो कौन है? लुक्रीजिया डी मैसिडी है, जो कि वाइफ थी अल्फेंसो सेकेंड की। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग खत्म होता है। अब आगे हम लोग एनालिसिस ऑफ द पोएम देखेंगे, पोएम का विश्लेषण। इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम के ओपनिंग लाइन्स में द स्पीकर टॉक्स अबाउट हिज लास्ट डचेस, जो स्पीकर है वो अपनी लास्ट डचेस के बारे में बात करते हैं। द स्पीकर इज ए ड्यूक, स्पीकर एक ड्यूक है, राजा है, एंड ही इज एड्रेसिंग एन अननोन और साइलेंट लिसनर, और वह संबोधित करता है एक अननोन और साइलेंट लिसनर को। द ड्यूक पॉइंट्स टुवर्ड्स द पेंटिंग, ड्यूक जो है संकेत करता है पेंटिंग की और ऑफ हिज डचेस, अपनी डचेस की। ऑन द वॉल हु इज डेड नाउ, मतलब वॉल पे डचेस की पेंटिंग लगी हुई है, तो उसकी ओर इशारा करता है ड्यूक, जो कि अब मर चुकी है। द पिक्चर ऑफ द डचेस इज सो ब्यूटीफुल्ली पेंटेड, जो डचेस का पेंटिंग है, पिक्चर है, उसको बहुत सुंदर तरीके से पेंट किया गया है। दैट द स्पीकर सेज, इसलिए जो स्पीकर है वह कहता है, इट सीम्स दैट, कैसा प्रतीत होता है कि शी इज स्टैंडिंग अलाइव इन फ्रंट ऑफ हिम, कि वह मतलब जीवित खड़ी है उसके सामने, मतलब पेंटिंग को देख के ही ऐसा लग रहा है। ही ऑल्सो टेल्स द लिसनर, वह फिर आगे लिसनर को कहते हैं अबाउट द आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट के बारे में, और द पेंटर, उस पेंटर के बारे में, हु प्रोड्यूस दिस अमेजिंग पीस ऑफ वंडर, जो इस अद्भुत पीस ऑफ वंडर मतलब आर्ट के इस अद्भुत पीस को तैयार किया, इस अद्भुत वर्क को किया। मतलब आगे पेंटर और आर्टिस्ट के बारे में स्पीकर बताते हैं लिसनर को। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि फ्रा पेंडोल्फ वर्क हार्ड। फ्रा पेंडोल्फ याद रखिएगा कि फ्रा पेंडोल्फ जो है वो डचेस का पेंटिंग का पेंटर है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो फ्रा पेंडोल्फ जो है काफ़ी मेहनत किए, वर्क हार्ड किए, एंड इट टुक हिम एन इंटायर डे, और उनको एक पूरा दिन लगा टू कंप्लीट इट, इसको पूरा करने में, एंड गिव इट ए रियलिस्टिक इफेक्ट, और एक रियलिस्टिक इफेक्ट, वो एक मतलब होता है ना कि बिल्कुल रियल लगे, वो इफेक्ट देने में। द ड्यूक इनवाइट्स द लिसनर टू सिट डाउन, अब आगे जो है ड्यूक बोलता है लिसनर को कि बैठ जाने, एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, और पेंटिंग की ब्यूटी पर फोकस करने कहता है, ध्यान देने कहता है। ही आस्क हिम, वह आगे कहता है, टू एग्जामिन द पेंटिंग एंड एडमायर इट आर्ट, मतलब इस पेंटिंग का निरीक्षण करो, एग्जामिन करो, ध्यान से देखो, और क्या करो ना, एडमायर इट्स आर्ट, और इसकी कला को एडमायर करो, प्रशंसा करो। द ड्यूक टेल्स द लिसनर, ड्यूक जो है लिसनर को बताता है दैट ही टोल्ड हिम द नेम ऑफ द पेंटर, कि राजा बताता है कि हम तुमको पेंटर का नाम बता दिए, बिकॉज क्योंकि एवरीवन हु लुक्स एट दिस पेंटिंग, की जो भी इंसान इस पेंटिंग को देखता है, वॉन्ट्स टू नो अबाउट द पर्सन हु प्रोड्यूस दिस पीस ऑफ आर्ट, कि जो भी इंसान इस पेंटिंग को देखता है ना, वह चाहता है कि उस इंसान के बारे में जानना जो कि इस पेंटिंग को बनाया है। द पीपल और द स्ट्रेंजर, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर अजनबी हो, हु सीज दिस पेंटिंग, वो जो इस पेंटिंग को देखता है, ऑल्सो वॉन्ट्स टू क्वेश्चन, वो और आगे क्या क्वेश्चन करना चाहता है, हाउ द पेंटर पोर्ट्रेट सो मच डेप्थ एंड पैशन, कि कैसे जो पेंटर है ना इतना ज़्यादा डेप्थ, गहराई और पैशन, इट मीन जो उत्साह है वो दिखाया है, ऑन द फेस ऑफ द डचेस के फेस पे, एंड गेव हर एक्सप्रेशन दैट लुक्स एब्सोल्युटली रियल, और कुछ कैसे जो पेंटर है उसको रियल वाला एकदम एक्सप्रेशन दिया है, जो कि एक्सप्रेशन बिल्कुल भाव लग रहा है कि रियल है, डचेस जिंदा है, अलाइव है पेंटिंग को देखकर। ये कोई भी इंसान जब उस पेंटिंग को देखता है ना, तो वो जानना चाहता है, ये राजा खुद बता रहा है उस लिसनर को। द ड्यूक इज ओनली अलाउड टू ड्रॉ द कर्टन बैक दैट हैंग ओवर द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के ऊपर एक कर्टन लगी हुई है, मतलब पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे को हटाने का हक सिर्फ ड्यूक को है, ड्रॉ यानी खींचने का हक है। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि ओनली ड्यूक कैन सी द पेंटिंग और सॉ इट एनीवन एल्स, मतलब सिर्फ इसका अर्थ क्या है कि ड्यूक ही सिर्फ इस पेंटिंग को देख सकता है, और किसी और को दिखाने का हक भी सिर्फ ड्यूक के पास है, इफ ही वांट्स, कि अगर वह चाहता है किसी और को दिखाना तो। द ड्यूक कॉल्स हिज लिसनर सर, आगे ड्यूक जो है सर करके अपने लिसनर को संबोधित करता है। ही एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द डचेस इन द पेंटिंग, पेंटिंग में जो डचेस का एक्सप्रेशन है, मतलब जो भाव दिख रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, उसकी बात करता है ड्यूक आगे। एंड ब्लश के बारे में, ब्लश मतलब एक चेहरे पे जो लालिमा होती है ना, चेहरे पे मतलब एक शर्म की वजह से जो सुंदरता होती है, उसके बारे में बात करता है। दैट ही कैन सी ऑन हर चिक्स, जो कि उसके चिक्स पे मतलब वो देख सकता है, वे आर नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड प्रेजेंस, तो ड्यूक बताता है कि उसके फेस पे जो ब्लश देखने को मिल रहा है, जो शर्म लालिमा देखने को मिल रहा है, वह उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं है, मतलब वह ड्यूक के प्रेजेंस की वजह से नहीं है, ड्यूक की उपस्थिति की वजह से नहीं है। समथिंग एल्स वाज द रीजन बिहाइंड द डचेस जॉय, कुछ और है जो डचेस की, रानी की खुशी का रीजन है। एंड द ड्यूक सीम जेलस, और ड्यूक यहाँ पे ना जेलस प्रतीत होता है
ड्यूक के अंदर जलन वाली भावना आ जाती है ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों से, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज वॉन्टेड हर टू हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन हर फेस जस्ट फॉर हर हस्बैंड। ड्यूक के अंदर जलन वाली भावना आ जाती है क्योंकि ड्यूक जो है ना वो चाहता था कि ये जो खुशी वाला फीलिंग है ना, खुशी वाला मतलब एक्सप्रेशन जो है रानी के फेस पे, डचेस के फेस पे, सिर्फ राजा के लिए आए, राजा की वजह से आए। तो यहाँ पे ड्यूक जो है इस वजह से जेलस भी फील करता है। अब आगे है डियर ड्यूक स्टार्ट्स गेसिंग द रीजन बिहाइंड द डचेस हैप्पीनेस। ड्यूक आगे अब डचेस की हैप्पीनेस के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करता है कि क्या होगा। He suggests that maybe she smiled because Fra Pandolf praised her beauty। वह आगे कहता है कि हो सकता है वह स्माइल की है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ जो कि पेंटर था वह उसकी ब्यूटी को प्रेज किया है, उसकी तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है। ड्यूक क्रिटिसाइजेस हिज डचेस। ड्यूक जो है अपनी डचेस की आलोचना करता है, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि सी थॉट, कि वह सोचती है, कोर्टसी और पोलाइट कमेंट, मतलब विनम्र और पोलाइट कमेंट्स आर इनफ टू मेक हर हैप्पी। मतलब कोई और जब उस पर मतलब विनम्र कमेंट करता है, उसकी तारीफ करता है, तो इतना काफ़ी है डचेस को हैप्पी करने के लिए। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि ड्यूक डिडंट वांट हर टू बी हैप्पी और ब्लश, कि ड्यूक नहीं चाहता है कि वह खुश हो या ब्लश करे ऑन ट्रिवियल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एवरीवन, कि किसी और के कॉम्प्लीमेंट से कोई इंसान, दूसरा इंसान जब कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तारीफ कर रहा है, तो ड्यूक नहीं चाहता है कि इस चीज़ पे रानी जो है डचेस खुश हो। ही ओनली वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी, वह चाहता है उसको खुश होना इन हर हस्बैंड्स प्रेजेंस और ऑन हिज कॉम्प्लीमेंट। वह चाहता है कि जो डचेस हो वो खुश हो सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रेजेंस से और अपने हस्बैंड के कॉम्प्लीमेंट से, अपने हस्बैंड की तारीफ से, किसी और की तारीफ से तो कोई फर्क ना पड़े। द ड्यूक नेक्स्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ हिज लेट डचेस टू द लिसनर। ड्यूक जो है आगे एक्सप्लेन, व्याख्या करता है नेचर की, प्रकृति की, अपनी मरी हुई डचेस के लिसनर के सामने। ही सेज दैट, वह कहता है कि द डचेस हैड ए जेंटल हर्ट। डचेस का जो हर्ट है वो जेंटल है, नेक है, इट मीन्स उसके अंदर काइंडनेस है। सी लाइक्ड एंड प्रेज्ड एवरीथिंग दैट सी लुक्ड एट, वह पसंद करती है और तारीफ करती है हर चीज़ की जो भी वो देखती है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इट वॉज वेरी इजी फॉर एवरीवन टू मेक हर हैप्पी, कि मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत आसान होगा हर किसी के लिए कि वह रानी को खुश कर सके और टू इम्प्रेस हर विथ एनीथिंग, और उसको इम्प्रेस कर सके कोई भी चीज़ से। अब आगे है नेक्स्ट, द ड्यूक टेल्स हिम अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज डचेस। आगे जो राजा है वो डचेस के बिहेवियर के बारे में बात करता है। ही टेल्स इफ ही ब्राउट हर एनी प्रेजेंट, कि वह कहता है कि वह अगर कोई उपहार लाता है उसके लिए, ब्रूच और ज्वेलरी हो, सी यूज टू स्माइल, वह क्या करती है, स्माइल देती है और थैंक हिम फॉर द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लिए थैंक यू, धन्यवाद भी बोलती है राजा को। बट सी बिकेम इक्वली हैप्पी, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है ना, वो इक्वल, मतलब उसको बराबरी का खुशी महसूस होता है रानी को, ऑन ट्रिवियल थिंग्स, कुछ तुच्छ चीज़ों पे, कुछ मामूली चीज़ों पे, लाइक वॉचिंग द सन सिटिंग इन द वेस्ट, वेस्ट में बैठ के, मतलब डूबते हुए सूर्य को देखने पे, द ब्रांच ऑफ चेरीज, मतलब चेरीज की जो ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, दैट सम रैंडम फूल, कोई रैंडम एकाएक, मतलब कोई अचानक से अनजान आदमी, जब कोई मूर्ख, ब्रिंग्स फॉर हर फ्रॉम द ऑर्चर्ड, वो ऑर्चर्ड से उसके लिए ब्रांचेज ऑफ चेरी ले आता है। और द वाइट म्यूल, और वाइट म्यूल यानी वाइट कलर का जो म्यूल एक खच्चर होता है, एनिमल होता है जो गधा के जैसा होता है बट वाइट कलर का होता है। तो ये सब देख के जो रानी को खुशी मिलती है ना, सेम खुशी राजा के उपहार देने पे भी व्यक्त करती है। तो राजा को लगता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी उतनी ही खुशी व्यक्त करती है जितना मेरे उपहार पे खुश होती है। ही फर्दर टेल्स हिम, वह फिर आगे कहते हैं, दैट सी प्रेज्ड ऑल दिस थिंग्स इक्वली, कि वह सारी चीज़ों को इक्वली प्रेज करती है, इक्वली तारीफ करती है, और ब्लश्ड इन ए सिमिलर वे, और सिमिलर सेम तरीके से ब्लश करती है, मतलब खुशी जाहिर करती है, इच टाइम, हर बार, चाहे राजा उसके लिए कुछ करे या कोई और इंसान उसके लिए कुछ करे, तो उसके लिए क्या होता है ना, सेम एक्सप्रेशन होता है हर चीज़ का। नाउ इट इज़ क्लियर, अब यह क्लियर है कि दैट द ड्यूक वांटेड हिज डचेस टू पे स्पेशल अटेंशन टू हिम। ड्यूक चाहते हैं कि उनकी जो डचेस है उनको स्पेशल अटेंशन दे, बट सी ट्रीटेड हिम इक्वली, लेकिन वह क्या करती है, उनको इक्वली ट्रीट करती है, ड्यूक को भी, एंड ऑलवेज रिस्पॉन्स टू हिम जस्ट एज शी यूज टू रिस्पॉन्स टू एनी अदर कॉमन पर्सन और थिंग। जैसे मतलब रानी जो है, डचेस जो है, कोई कॉमन पर्सन, कोई नॉर्मल चीज़, मतलब चीज़ या वस्तु पे जैसे रिस्पांस देती है, जैसे खुशी व्यक्त करती है, कोई दूसरे इंसान के कुछ लाने पे जैसे खुशी व्यक्त करती है, सेम उसी तरीके से राजा के कुछ उपहार देने पे, राजा के कुछ करने पे भी खुशी व्यक्त करती है। तो मतलब कुछ अलग रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ अलग प्रतिक्रिया नहीं देती। द ड्यूक देन सेज दैट, ड्यूक जो है अब आगे कहता है कि गैव हर 900 ईयर्स ओल्ड फैमिली नेम, कि वह रानी को दिया हुआ है अपना 900 साल पुराना फैमिली का नाम दिया हुआ है, एंड प्रेस्टीज इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक प्रतिष्ठा दिया हुआ है, गौरव दिया हुआ है। ही गेव हर स्टेटस बाय मेकिंग हर हिज डचेस, अपनी डचेस बना के, अपनी रानी बना के, एक स्टेटस, एक नाम दिया हुआ है सोसाइटी में, राजा ये बताता है। एंड शी नेवर हैड बिफोर मैरिंग
द ड्यूक। और ये सब चीज़ ना रानी के पास राजा से शादी करने से पहले नहीं थी, बट शी डिडंट इवन वैल्यू दिस गिफ्ट। लेकिन जो रानी है वो इन चीज़ों का भी वैल्यू नहीं करती है। देयर वॉज ए रिलेशनशिप गैप बिटवीन द ड्यूक एंड द डचेस। डचेस और ड्यूक के बीच में हम लोग को एक रिलेशनशिप गैप देखने को मिलता है। दिस इज वाई, और यही कारण है कि ही नेवर टोल्ड हर एनीथिंग अबाउट हर बिहेवियर। ड्यूक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है डचेस के बिहेवियर से, लेकिन जो ड्यूक है कभी उससे उसके बिहेवियर के बारे में बात नहीं किया, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। तो इससे ये क्लियर होता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में एक गैप देखने को मिलता है हम लोग को। द ड्यूक टेल्स द लिसनर, ड्यूक जो है लिसनर को कहता है दैट ही एडमिट्स हिज डचेस वाज ऑलवेज नाइस टू हिम, कि वह स्वीकारता है कि उसकी जो डचेस है, उसकी जो रानी है, वो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव की, अच्छे से रही। शी ट्रीटेड हिम वेल, उसको अच्छे से ट्रीट भी की, मतलब कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं की। देन द ड्यूक अगेन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन राजा अब तारीफ करने के बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, हु पास्ड हर विदाउट रिसीविंग द सेम स्माइल। मतलब हु मतलब कौन ऐसा था जो बिना सेम स्माइल पाए उसके पास से गुजरा। मतलब रानी के पास से जो भी गुजरता था, जो भी उसके लिए कुछ करता था, वो सेम बिहेवियर, सेम तरीके से स्माइल करती थी रानी उसके लिए। तो राजा को लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करती थी, कि वो सबके साथ ही अच्छी थी। देयर वॉज नथिंग स्पेशल इन हर स्माइल फॉर ड्यूक। तो राजा के लिए जो उसका स्माइल था रानी का, उसमें कुछ स्पेशल बात नहीं थी। द ड्यूक एडमिट्स दैट, ड्यूक आगे स्वीकारता है कि कुडेंट बियर इट मोर, कि वह और भी ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। सो ही गैव कमांड अगेंस्ट हिज ऑन डचेस, इसलिए वह क्या किया, अपनी डचेस के अगेंस्ट, अपनी रानी के अगेंस्ट ही कमांड आदेश दे दिया। एंड एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, ऑल हर स्माइल्स स्टॉप, उसकी स्माइल्स को रोक दी गई। मतलब रानी जो है हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो राजा मतलब कमांड दिया कि उसकी स्माइल को रोक दी जाए। इट गिव्स द आइडिया, यहाँ से हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है, दैट ही गैव कमांड्स टू एंड हर लाइफ। राजा जो है कमांड दे देता है कि उसकी लाइफ को खत्म कर दी जाए। सो दैट शी कुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्माइल, ताकि वह आगे अब किसी को स्माइल ना दे सके, आगे स्माइल ना कर सके। देन ड्यूक अगेन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, फिर से राजा जो है उस ब्यूटीफुल सुंदर चित्र की ओर पॉइंट करता है, संकेत करता है, सेइंग दैट, कहते हुए कि नाउ देयर शी स्टैंड्स, कि अब यहाँ वह खड़ी है। एंड इट लुक्स लाइक शी इज अलाइव, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वह जीवित है। ड्यूक आस्क लिसनर टू स्टैंड अप, ड्यूक जो है लिसनर को कहता है स्टैंड अप, इट मीन्स खड़े हो जाने के लिए, एंड फॉलो हिम, और उसको फॉलो करे, मतलब उसके पीछे पीछे जाए। सो दैट दे कैन गो एंड मीट अदर गेस्ट, ताकि वो लोग जाएं और दूसरे गेस्ट से मिल सके। द ड्यूक देन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द लिसनर्स मास्टर, उसके बाद ड्यूक जो है लिसनर्स जो था, जो गेस्ट बैठा हुआ था ड्यूक के पास, उसके मास्टर के बारे में बात करना शुरू करता है, जो कि है काउंट। ठीक है, वो जो लिसनर था वो एक सर्वेंट था, उसका मास्टर था काउंट। द ड्यूक एक्सपेक्ट्स द काउंट टू गिव द डाउरी ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। ड्यूक क्या है ना, एक्सेप्ट कर रहा था, ऐसा उम्मीद कर रहा था कि जो काउंट है वो क्या देगा, डाउरी, इट मीन्स दहेज देगा अपनी डॉटर को, एज मच एज ही डिमांड, जितना कि ड्यूक डिमांड करेगा ना, क्योंकि ड्यूक दोबारा शादी करने वाला है इस काउंट की डॉटर से ही। तो ड्यूक को लग रहा है कि हम जितना ज़्यादा डाउरी डिमांड करेंगे, दहेज मांगेंगे, वो देगा हमको काउंट। इट सजेस्ट दैट, तो इसे ये समझ आता है कि द ड्यूक इज नाउ गेटिंग मैरिड अगेन टू द डॉटर ऑफ द काउंट, कि ड्यूक जो है फिर से शादी करने वाला है काउंट की डॉटर से। एंड ही टॉक्स टू द सर्वेंट, और वह सर्वेंट से बात कर रहा है, टू हिम अबाउट द मैटर ऑफ डॉरी, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है सर्वेंट से, डॉरी के बारे में, दहेज के बारे में। द ड्यूक एंड्स हिज डिस्कशन, ड्यूक जो है अपना डिस्कशन यहाँ पे खत्म करता है। एंड देन स्टार्ट्स गोइंग डाउन, और फिर नीचे जाना स्टार्ट करता है। वाइल ऑन देयर वे, जब वे लोग रास्ते में थे, द ड्यूक ड्राउज द अटेंशन ऑफ द सर्वेंट टुवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इन हिज गैलरी। तो ड्यूक क्या करता है, अपना मतलब उस सर्वेंट का, जो कि स्टार्टिंग से उसके साथ है, उसका अटेंशन खींचता है किसकी ओर, एक ब्यूटीफुल पीस, फिर से आर्ट का एक पीस लगा हुआ है ड्यूक की गैलरी में, उसकी ओर संकेत करता है, वो दिखाता है अपने सर्वेंट को। ही पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ द गॉड नेपच्यून, वह क्या दिखाता है ना, अब की बार सर्वेंट को गॉड नेपच्यून का स्टैच्यू दिखाता है। ठीक है, गॉड नेपच्यून का स्टैच्यू हम यहाँ साइड में मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हो। वो एक सोन, जिसको कि दिखाया गया था टैमिंग हिज सी हॉर्स, की अपने सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े के ऊपर है, समुद्री घोड़े को वश में किया हुआ है। द ड्यूक ऑल्सो टेल्स द सर्वेंट, ड्यूक जो है आगे सर्वेंट को बताता है, अबाउट द आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट कलाकार के बारे में, हु मेड इट, जो कि वो गॉड नेपच्यून वाले स्टैच्यू को बनाया था। ही टेल्स हिम, वह उसको बताता है, दैट क्लाउज ऑफ इंसब्रुक मेड दिस स्टैच्यू, क्लाउज ऑफ इंसब्रुक जो है इस स्टैच्यू को बनाए हुए विथ ब्रोंज, किससे बनाए हुए, ब्रोंज से बनाए हुए, ब्रोंज इट मीन्स पीतल होता है, स्पेशली फॉर हिम, और ये जो स्टैच्यू है ये स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ जो है ख़त्म होता है पोएम। अब आगे हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। 10 इस प्रकार रॉबर्ट ब्राउनिंग
पोएम माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम माई लास्ट डचेस है, इज ए हॉन्टिंग पोर्ट्रायल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नेचर, एक मतलब बड़ी भयावह तरीके से एक डिस्ट्रक्टिव नेचर को दिखाती है, विनाशकारी प्रकृति को दिखाती है ऑफ पावर, पावर के अंदर मतलब राजा जो है पावर में कैसे उसके अंदर विनाशकारी प्रकृति है, जेलसी को दिखाती है उसके, एंड पॉजिटिवनेस को दिखाती है, ठीक है, पॉजिटिवनेस यानी उसके जुनून को दिखाती है। द ड्यूक्स वर्ड्स एंड एक्शन रिवील्स ए मैन कंज्यूम्ड विद द डिजायर, ड्यूक का जो एक्शन है और जो वर्ड्स है पोएम में वो रिवील करता है कि एक जो मैन होता है उसके अंदर डिजायर भरा होता है फॉर कंट्रोल एंड पावर ओवर अदर्स, मतलब वो मैन के अंदर एक कंट्रोल वाला डिजायर होता है, इच्छा होता है और वो चाहता है पावर दूसरे के ऊपर, अपना अधिकार जमाना चाहता है, अल्टीमेटली अंततः लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज वाइफ, और अंततः इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो मतलब अपनी वाइफ के विनाश की ओर जाता है। सो इट कैन बी सेड दैट, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट इज़ के बदले आप यहाँ पे माई लास्ट डचेस लिख सकते हो कि माई लास्ट डचेस इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे इट के बदले माई लास्ट डचेस लिख देते हो, ठीक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, तत्व हैं विच आर नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए एसेंशियल जरूरी है और आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।